नमस्कार, स्वाणी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं लॉकडाउन में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाएं कराने को लेकर व्यवस्थाओं पर भी राज्यपाल से बातचीत की गई। इसी दौरान यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल लॉकडाउन में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाएं कराने को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उन पर चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास पहुंचे थे और इसी दौरान यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। इस दौरान बैठक में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो इस बैठक के दौरान मौजूद रहे और ये निर्णय लिया गया है इस बैठक में कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो साफ है कि अब परीक्षाएं आयोजित करवानी होंगी। अब ये सरकार इस पर निर्णय लेगी कि किस तरह से परीक्षाओं का आयोजन होगा और नहीं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में बैठक हुई है, किन मुद्दों पर क्या कुछ बातचीत हुई? हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। ये एक अहम खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज शिक्षा विभाग को लेकर ये बैठक हुई है। शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है इस बैठक में, जिसमें राज्यपाल मौजूद रहे। राज्यपाल की अध्यक्षता में ही इस बैठक का आयोजन किया गया। खुद सीएम इस बैठक में मौजूद रहे और ये निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाएं कराने को लेकर व्यवस्थाओं पर भी राज्यपाल से बातचीत की गई है। चूंकि अब यह निर्णय ले लिया गया है कि एमपी में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, तो ये अब सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस तरह से परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाएं रुक गई थी, रद्द हो गई थी। कई छात्र ऐसे हैं जो अभी तक परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं। हमारे संवाददाता सुनील एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, मैं आपसे पूरी जानकारी चाहती हूं। आज बैठक की गई है, आज राज्यपाल ने बैठक की, इसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे। क्या कुछ चर्चा इस बैठक के दौरान हुई? सुनील से हमारा संपर्क फिर से टूट गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया है। शिक्षा से संबंधित इस बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है। किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। दरअसल लॉकडाउन के चलते कई छात्र अपनी परीक्षाएं नहीं दे पाए थे, तो ऐसे में इन छात्रों को अब जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। आज की बैठक में ये एक अहम निर्णय लिया गया है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आज से ठीक 7 साल पहले 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों के हमले में 29 लोग मारे गए थे। उनमें कांग्रेस नेता भी शामिल थे। आज झीरम हत्याकांड की 7वीं बरसी पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आज से ठीक 7 साल पहले एक भयानक दुर्घटना घटित हुई थी। झीरम हमले में हमारे प्रथम पंक्ति के नेता हमसे दूर हो गए थे। आज का दिन हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी दूरदर्शिता हमको आज भी प्रतिदिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे सुरक्षाकर्मी भी बड़ी संख्या में हताहत हुए थे और आज के दिन पूरे छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में झीरम की श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें झीरम घाटी में जो शहीद हुए थे, जिनकी मौतें हुई थी, उनके साथ साथ नक्सल घटनाओं में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे नागरिक मारे गए हैं, उन्हें आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा।
इस प्रकार का आदेश छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किया गया है। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बस्तर विश्वविद्यालय को अब श्री महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा। मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। कांग्रेस पार्टी का उन्होंने नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, युगों युगों तक उन्हें याद किया जाएगा। कोरोना महामारी के प्रकोप ने हमारी सामाजिक और धार्मिक दिनचर्या में बदलाव लाकर रख दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में खुशियों का पर्व ईद उल फितर सादगी के साथ मनाया गया। यह पहला मौका है जब ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं हुई। इस बार कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी है। लोग घरों में ही ईद की नमाज अदा कर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हर बार भोपाल की ईदगाह में हजारों लोग एक साथ ईद की नमाज अदा करते थे। ईदगाह में नमाज के बाद ही भोपाल की बाकी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा होती थी। दरअसल नवाब शाहजहां बेगम ने 1898 में जब से भोपाल में ईदगाह बनवाई थी, तब से 122 साल में पहली बार ऐसा मौका होगा जब ईदगाह ईद के दिन ही सूनी नजर आई। लॉकडाउन के चलते किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और जो पर्व हैं उन्हें घर में ही मनाने की बार बार अपील प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में आज पूरे मध्य प्रदेश में खुशियों का पर्व ईद उल फितर सादगी के साथ मनाया जा रहा है। ये पहला मौका है जब ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं हुई। इस बार कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी है। लोग घरों में ही ईद की नमाज अदा कर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हर बार भोपाल की ईदगाह में हजारों लोग एक साथ ईद की नमाज अदा करते थे। ईदगाह में नमाज के बाद ही भोपाल की बाकी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा होती थी। दरअसल नवाब शाहजहां बेगम ने 1898 में जब से भोपाल में ईदगाह बनवाई थी, तब से 122 साल में पहली बार ये ऐसा मौका होगा जब ईदगाह के दिन ही ईद के दिन ही ईदगाह सूनी नजर आई। हालांकि प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। प्रशासन ने पूरी निगरानी आज के दिन रखी है, कहीं माहौल खराब ना हो जाए और लोग धारा 144 और लॉकडाउन जैसे नियमों का उल्लंघन ना कर दें। इसका ध्यान प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से रखा गया था। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, ईदगाह के बाहर पुलिस का जो जत्था है वो पूरी तरह से तैनात है और किसी भी घटना से निपटने को आज प्रशासन मुस्तैद नजर आया। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम जानते हैं कि कोरोना को देखते हुए पूरे देश में, पूरे शहर में, पूरे सभी जगह पे लोग जो हैं वो घरों पे ईद मना रहे हैं। तो मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, ईद अच्छे से मनाएं, लेकिन दूसरों से मिलना जुलना इसलिए हमें अवॉइड करना है क्योंकि ये वायरस मिलने से फैलता है और उसका आज बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ लोगों ने दिया है। हमने सबसे अपील की थी। तो आज यहाँ कोई भी यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आया है, वो घर पे नमाज पढ़ रहे हैं, घर पे ईद मना रहे हैं और घर में खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं फिर से सबको बहुत मुबारकबाद दूंगा और ये भी अनुरोध करूंगा कि आप घर में बहुत सुरक्षित रहें, बाहर जब भी निकलें तो बिना मास्क के बिल्कुल ना निकलें। घर में भी थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और इसके अलावा हाथ ज़रूर धोते रहें, हाथ को साफ़ सुथरा रखें जिससे कि ये वायरस बिल्कुल भी ना फैलने पाए। और हमें अपने घरों के बड़े बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है, उनको अलग रखना है, उनको बाहर नहीं निकलने देना है और इस समय उनकी सेवा करना है। इस की तरफ से पूरे प्रशासन की ओर से, पुलिस परिवार की ओर से, भोपाल के जितने भी लोग हैं सब लोगों की ईद की बहुत मुबारक हो। ईद सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोग स्वस्थ रहें और उम्मीद करें कि अगला ईद जो है सब लोग जैसे हर्षोल्लास से पहले मनाते थे उसी तरह से मनाएं, क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, संक्रमण को चेन को नहीं रोकेंगे, तब तक जो है हम लोग सब लोग जो है अपने शहर को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को इंदौर में निराशा हाथ लगी है। बाबा रामदेव की कंपनी ने कोरोना मरीजों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी थी, जिस पर कई दावे भी किए गए थे। कहा जा रहा था कि इंदौर कलेक्टर ने कोरोना के मरीजों पर इस दवा के ट्रायल की अनुमति दे दी है, जिस पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पतंजलि की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज से मिले आवेदन के मुताबिक मरीजों को काढ़े के तौर पर यह दवा देने
देने की बात कही गई थी, जिस पर ट्रायल की कोई अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने दवा के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत नहीं दी है। आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल और प्रक्रिया अलग होती है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि एमजीएम की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने आवेदन में कोरोना संक्रमित मरीजों को दवा देने और परिणाम टेस्ट करने की बात कही थी। ये आवेदन प्रमुख सचिव को भेजा गया था। अनुमति न मिलने के बाद ही इस आवेदन को निरस्त किया गया है। तो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को इंदौर में निराशा हाथ लगी है। दरअसल बाबा रामदेव की कंपनी ने कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी थी, जिस पर कई दावे भी किए गए थे। कहा जा रहा था कि इंदौर कलेक्टर ने कोरोना के मरीजों पर इस दवा के ट्रायल की अनुमति दे दी है, जिस पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पतंजलि की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। कल मैंने परसों ऑर्डर जारी किया था, उसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स की बात आ गई, सब चीज़ें आ गई। तो मैंने कल उसमें डीन ने गवर्नमेंट से मार्गदर्शन मांगा है। डीन के जो गवर्नमेंट के मार्गदर्शन लेटर मैंने देखा है, जब तक गवर्नमेंट से मार्गदर्शन नहीं आता है तब तक के लिए उसको निरस्त किया ऑर्डर। किस तरीके की दवाएं कहाँ देनी है? देखिए, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं अभी सभी को, क्वारंटाइन सेंटर्स में दे रहे हैं, CCC में भी दे रहे हैं, जो एडवाइजरी जारी हुई थी। इस दवाई के मामले में ये बताया गया कि अभी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन या इन मेडिसिन में ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते हैं जो एलोपैथी में होते हैं, पर एडवाइजरी जारी होती है। वो एडवाइजरी जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर एडवाइजरी जारी होगी तो उसके बाद ही हम लोग करेंगे इसको। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। ये दोनों नक्सली इससे पहले कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन दोनों नक्सलियों पर 5 लाख और 2 लाख का इनाम रखा गया था। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। ये दोनों नक्सली इससे पहले कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन दोनों नक्सलियों पर 5 लाख और 2 लाख का इनाम रखा गया था। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इन दोनों नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिसे फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इन दोनों नक्सलियों को ढेर पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। 23 मई को हम लोगों को सूचना मिली कि जो गादीराज थाना क्षेत्र अंतर्गत मनकापाल मारुकी गांव है, उनके आसपास में नक्सलियों की उपस्थिति है और 2-3 दिन से लगातार उस एरिया में बने हुए हैं और घूम घूम करके अलग अलग अपना ठिकाना बदल रहे हैं। सूचना मिलने पर हम लोगों ने तत्काल अपनी DRG टीम्स को रेडी किया और गादीराज थाने से उनको ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया। लगभग दोपहर के 12:30 पौने 1 के आसपास जब ये पार्टी मनकापाल से नॉर्थ की ओर जंगल पहाड़ियों के पास सर्चिंग कर रही थी, उस समय हथियार धारी नक्सलियों ने इनके ऊपर में हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जब हमारी पार्टियों ने भी नक्सलियों की डेड बॉडी हमको मिली। ये दोनों जो हैं सादी वर्दी में ही थे और इनके पास में एक पिस्टल और एक भरमार भी पास में मिला। इनकी पहचान जब हमने अपने सरेंडर कार्डर से कराई तो पता चला कि एक जो है वो नक्सलियों का काफ़ी बड़ा कमांडर है उस एरिया का, LGS कमांडर गुंडाधुर के नाम से जाना जाता था। ये 2004 से ही सक्रिय था संगठन में और काफ़ी बड़ा नाम था उस इलाके में। ये काफ़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है, जैसे जो झीरम घटना 2013 की हुई थी, उसके अलावा टहकवाड़ा में जो घटना हुई थी 2014 में, उसके अलावा जो पिछले साल विधायक भीमा मंडावी जी की हत्या हुई थी उसमें भी ये शामिल था। इस तरीके के कम से कम 20-25 अपराधों में इसका नाम था और 5 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसके ऊपर घोषित किया हुआ था। इसके अलावा जो दूसरा नक्सली मिला उसका नाम आयतू पता चला। ये प्लाटून पार्टी कमेटी का मेंबर है, जिसके ऊपर भी 2 लाख का इनाम है और ये जो इनका बड़ा लीडर है विनोद, उसके साथ में सुरक्षा में चलता है। तो इस तरीके से ये दोनों जो नक्सली कमांडर हमको मिले हैं काफ़ी उस इलाके के लिए अच्छी बड़ी सफलता मानी जा सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਾਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਤਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन की ओर से सरदार पटेल होम्योपैथिक कॉलेज गायखुरी बालाघाट में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए सर्व सुविधा युक्त 128 बेड की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस सेंटर का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे और डीपीएम डेहरिया भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ गायखुरी के सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए लगाए गए बेड, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सेंटर में भर्ती 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी क्रम में आज सरदार पटेल का निरीक्षण किया गया। अभी हमारे पास 6 पेशेंट्स हैं जो कि एडमिट हैं। अभी आगे इसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए यदि आगे पेशेंट बढ़ते हैं तो उसी संदर्भ में आज इसका निरीक्षण किया गया है और तैयारी के संबंध में जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए। सर किस प्रकार से और निर्देश दिए गए हैं सर यहाँ पे स्टाफ लोग को? सर तो स्टाफ को आवश्यकता के अनुसार जगह जगह पर कुछ जगह टीवी लगाने का जरूरत है, कुछ जगह कूलर लगाने की ज़रूरत है, पानी का व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। वो सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई। ऑलमोस्ट वैसे व्यवस्था पहले हो गई थी। एक फाइनल डिसीजन एक बार देखना था आज कि कहीं कोई कमीशन रह गई। जो भी चीज़ें थी उनको सुधार करने के लिए विजिट किया गया और आज शाम तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रायपुर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। आज से नौतपा शुरू हो चुका है और मौसम विभाग ने लू की चेतावनी भी दे दी है। रायपुर और बिलासपुर में आज भी अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि दुर्ग में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर का तापमान पिछले 6 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ा है। इस भीषण गर्मी का कारण उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं को बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र के ग्रामीण आज भी गर्मी के दिनों में झरिया के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। झीरम के ग्रामीण नदी का रेत निकालकर झरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, पीने के पानी के लिए रोज जंगल और पथरीले रास्ते से होकर ग्रामीण नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां छोटे से बर्तन के सहारे अपने बड़े बर्तनों में पानी भरते हैं। इस कड़क धूप में वह रोज ऐसे ही पानी लेकर घर आते हैं। पानी लेने बड़े ही नहीं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पैदल जाते हैं। इस मिनरल वाटर के युग में भी झीरम के ग्रामीण मजबूर हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कभी उनकी इस बुनियादी समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। गांव में हैंडपंप है, लेकिन उसमें भी लाल पानी आता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के किसान राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से आए टिड्डी दलों से काफी परेशान है। ये टिड्डी दल किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अब किसान प्रशासन की मदद से इन टिड्डी दलों को भगाने की जुगत में लगा है। फायर ब्रिगेड की मदद से इन पर कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। बड़ा एक दल आया हुआ है। इसका रेस्क्यू पहली बार किया जा रहा है। यहाँ दवा का छिड़काव करके पेड़ों पे जितने भी बैठे हैं उनको मार के गिरा रहे हैं। और हमारे ये 4 दल बने हुए हैं। 4 दल सभी जगह जा करके उनको दवा का छिड़काव करके उनको नष्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा इसका। और आप भी देख ही रहे हैं कि जो भी पेड़ों पर बैठे थे वो सब मर के नीचे गिर रहे हैं और पेड़ों के नीचे काफ़ी भारी संख्या में बिखरे पड़े हुए हैं।
भाई साहब जगदीश पाटिल गांव थुआ से आया था भारतीय किसान संघ की सेवा में। यहाँ गांव अर्चना गांव में टिड्डी दल जो बहुत अधिक मात्रा में आ गया था। रात को प्रशासन के डीडीए महोदय भी आए, यहाँ से एसडीएम महोदय भी आए, तहसीलदार महोदय, सारे अधिकारी आए और फॉरेस्ट वाले भी आए। सब ने टीम बनाई, 4 टीम बनाई और सुबह 4 बजे से सारे लोग आ गए थे। सभी ने 4 फायर ब्रिगेड बुलाए हैं, अलग अलग गांव में सबको ड्यूटी लगाई थी चारों को। और यहाँ जो हम अर्चना गांव में खड़े हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया ऑपरेशन चल रहा है, अधिकारियों को बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आधे पेड़ों पे लगभग दवाइयाँ छिट चुकी है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लाहार जनपद पंचायत के अंतर्गत असवार गांव की महिला सरपंच ने ग्राम पंचायत सचिव के साथ मिलकर मनरेगा योजना में 100 मृत और 101 शासकीय और गैर शासकीय कर्मचारियों को मजदूर बताकर 4,20,000 रुपए का गबन किया है। जनपद पंचायत लाहार के सीईओ ने एक ग्रामीण की शिकायत पर जांच करते हुए महिला सरपंच और तत्कालीन सचिव के खिलाफ असवार थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया। फरियादी इसमें जनपद सीओ श्री राम प्रकाश गोरसी आए जी हैं और इसमें असवार सरपंच श्रीमती छाया देवी और इनके सचिव अजीत सिंह चौहान के विरुद्ध इन्हें गांव के अनूप त्यागी जी ने कोई शिकायत की होगी। इस पर इन्हें जांच कराई है। जांच सिद्ध होने के बाद ये अपराध कायम हुआ है थाना पर। कौन कौन सी? 420, 409, 467, 468, 471, 477 ए अपराध पंजीका 2 है। तो अभी अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं या फरार? अभी ये विवेचना में है और विवेचना के बाद जो भी पूर्ण विवेचना हो जाएगी तो गिरफ्तार किया जाएगा। इस बार के उनने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत असवार में मनरेगा के कार्यों में मरे हुए लोग जो मर चुके हैं और कुछ लोग शासकीय कर्मचारी भी है और कुछ अर्धशासकीय भी है, वृद्ध पेंशनर लोग हैं, उनके नाम से मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भर के और पैसा हरण किया गया है। मैंने उनकी शिकायत पे से इसकी जांच करवाई गई। 4 लोगों का जांच दल गठित किया और उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई कि 101 लोग तो शासकीय कर्मचारी और अशासकीय से और 100 लोग मरे हुए। इस तरह से 4,20,816 का ये राशि शासन को क्षति हुई। उसकी FIR के लिए मैंने थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। तो इसमें आरोपी कौन कौन लोग थे? आरोपी प्रभारी सचिव अजीत सिंह चौहान और सरपंच तत्कालीन सरपंच श्रीमती छाया देवी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1388 हो गई है। इन सब के बीच राहत वाली खबर यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज चिरायू अस्पताल से 20 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इनमें एक महीने का शिशु और 84 वर्षीय महिला भी शामिल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना के 294 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमितों का आंकड़ा 6,665 तक पहुंच गया। वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां पर संक्रमितों की संख्या 1,388 हो गई है। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। बेंगलुरु से यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन रीवा पहुंची। ट्रेन में सवार यात्रियों को भोजन प्रदान करने के बाद उन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया। ट्रेन में संदिग्ध यात्री भी मिले हैं, जिनको दूसरे यात्रियों से अलग कर दिया गया। ट्रेन में 932 यात्री सवार थे, जिसमें कुछ यात्रियों को इटारसी, जबलपुर रेलवे स्टेशनों पर उतारा गया है, जिनको वहां से बसों के माध्यम से भेजा गया। 394 यात्रियों को लेकर यह ट्रेन रीवा पहुंची थी। इनमें 9 यात्री संदिग्ध मिले हैं, जिनको दूसरों से अलग कर दिया गया है। उनके शरीर का तापमान काफी ज्यादा था और उनके संक्रमित होने की संभावना थी। उन सभी को जांच के लिए भेजा जाएगा। रीवा जिले के सभी यात्रियों को बसों के माध्यम से तहसील मुख्यालय भेजा गया है, जहां उनकी पुनः जांच होगी और उनको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहने की हिदायत दी गई है। ये ट्रेन कर्नाटका से चलकर रीवा आई है और इसमें कुल 397 लोग रीवा में उतरे हैं, जिसमें से मात्र 21 यात्री रीवा के हैं, 130 यात्री सतना के हैं। इसके अलावा पन्ना, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर के यात्री हैं। कुल लगभग 400
से यात्री स्टेशन से उतरे हैं। अभी और कितनी ट्रेन आनी है सर जी? अभी हमारे पास 5 ट्रेनों का शेड्यूल और आ गया है जो 26 तारीख के पहले आएंगी, और उसके बाद भी संभावना है कि मुझे लगता है कि 31 तारीख तक की प्रक्रिया चलनी चाहिए। कहाँ से आए? बेंगलोर से। बीच में कोई समस्या खाने पीने की? क्या नहीं, कोई समस्या नहीं। कहाँ जाना चाहते हैं? वहाँ रीवा। रीवा? रीवा में कहाँ? रीवा वहाँ टीकर। कितने लोग आए? हम लोग 20 आदमी तक हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के नामली के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी संदेश शर्मा पर नामली से रतलाम लौटते समय धौंसवास में कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर मारपीट कर दी। एक बिना नंबर की बाइक को बीच बचाव करने वाले नामली के कुछ लोगों ने कब्जे में ले लिया और बदमाश को थाने ले जा रहे थे कि रास्ते में कूद कर भाग गया। पुलिस ने बिना नंबर की बाइक को कब्जे में ले लिया है। सीएमओ शर्मा पर हुए हमले को पीएम आवास घोटाले की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। संदेश शर्मा ने बताया किसी से दुश्मनी नहीं है, मगर अनजान व्यक्ति ने वाहन रोक कर हमला करना शक पैदा करता है। एक सीएमओ साहब है जो अपने छुट्टी से बता रहे उनका यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि यार मैं छुट्टी से वापस नामनी तरफ जा रहा था, तो रास्ते में दूसरी गांव के आसपास कोई व्यक्ति से आगे पीछे गाड़ी करने और गलत रंग से चलाने के बाद को लेकर विवाद हो गया। बस उससे पूछताछ किया, उसने सामने वाला अज्ञात मोटरसाइकिल चालक था, तो जुमा जाटी करने लगा, तो उनको इसी विवाद को लेकर सामने वाले ने उनको मारपीट कर दी गाल, तो उनको गाल वाल पे हल्की सी चोट लगी है। उनके द्वारा दी गई सूचना पर अज्ञात मोटरसाइकिल चालक, जो अभी हमने इन्वेस्टमेंट पता करा था, उस मोटर चालक का गाड़ी का नंबर पता चला है MP 11 MZ 4552 का चालक है। हाँ, हो सकता है ये कोई रिश्तेदार की भी गाड़ी हो। ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पता चलेगा कि आदमी कौन है, क्या है, और अगर वो सामने आने में गिरफ्तारी होती है तो इनसे पहचान करवा ली जाएगी। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर हमने मुकायमी कर दी है और सीएमओ साहब को मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। बाद उनको इस अपराध कायम करना इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर सीसीटीवी निकले कुछ? क्या सीसीटीवी का भी अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तो अपने पास आए हैं, पहले अपना रिपोर्ट लिख ली अपन ने। एक्चुअल में ये इत्तफाकन घटना है, जो जैसे आम आदमी के साथ जो घटना होती है कि आगे पीछे गाड़ी को निकालने के बाद गलत साइड से चलाने की बात को लेकर इस टाइप से विवाद हुआ है। होने के बाद करीब 6:45-7 बजे के करीब मैं घर आ रहा था, तो दोसी गांव चौराहे पे एक आदमी ने मुझे हाथ दिया कि गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी साइड में लगा के रोकी, कांच नीचे गया तो उसने सीधे मुक्के से मुंह पे मारना शुरू कर दिया मुझे। वो तो हमारे एक नामली के ही पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने वो उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने मुझे बचाया, फिर वो गाड़ी छोड़ के भाग गया लड़का। मेरे चोट लगी। कितने लोग थे इसमें? वो एक ही आदमी था, मारने वाला तो एक था। तो उससे पहले भी कुछ धमकी वगैरह? नहीं, कभी कुछ नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। ਚੱਲ ਸੰਨੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਖੋਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਚ ਬਾਈ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ और जिम ਹਜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ थिएटर बार ऑडिटोरियम नहीं खोले जाएंगे। सरकारी हुक्म अनुसार रेडी मार्केट मुख्य बाजार ते मार्केट कंपलैक्स ही खोले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कंपलैक्स ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਗਗਨਵੀਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ।